वेलकम टू लर्निंग स्कूल बाय सचिन। हम पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में। लास्ट लेक्चर में हमने कवर किया था जो इंडियन की सिटीजनशिप होती है वो कैसे मिलती है। इस लेक्चर में हम कवर करेंगे भारतीय फंडामेंटल राइट्स, यानी कि जिनको हिंदी में बोलते हैं मूल अधिकार। तो लेक्चर 16 जो है हमारा पॉलिटी का, वो फंडामेंटल राइट्स को लेकर है। तो चलिए शुरू करते हैं। मूल अधिकार जो है वो भाग 3 में हमारे डिस्क्राइब किए गए हैं। ये अनुच्छेद 12 से लेकर आपको 35 तक आपको ये अनुच्छेद मिल जाएंगे मूल अधिकार। तो फंडामेंटल राइट्स कौन से भाग में है? ये 3 भाग में है और 12 से लेकर आपको ये 35 तक डिस्क्राइब किए गए हैं। मूल अधिकार के ऐतिहासिक तथ्य क्या थे? ये अमेरिका में संविधान से प्रभावित है, यानी जो फंडामेंटल राइट्स लिए गए हैं वो अमेरिका के संविधान से अडॉप्ट किए गए हैं। सर्वप्रथम इनका जो उल्लेख हुआ था वो ब्रिटेन के मैग्ना कार्टा के घोषणा पत्र में हुआ था। नेहरू समिति की रिपोर्ट में मूल अधिकारों की चर्चा मिलती है। सर्वप्रथम संविधान सभा में मूल अधिकार तथा अल्पसंख्यकों के अधिकार की अधिकता किसने की थी? तो वो जिसने की थी वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। जब मैंने समितियों को डिस्क्राइब किया था, आप देखना लेक्चर वो 8 होगा, उसमें जाकर आप डिटेल में देख लेना कि मैंने जो उप समितियां बनी थी मूल अधिकार और अल्पसंख्यक को लेकर, उसके एक उप समिति के जो अध्यक्ष थे वो सरदार वल्लभ भाई पटेल भी थे और एक के एम मुंशी भी थे। तो मूल अधिकार की जो उप समिति बनी थी उसके कौन थे? जेबी कृपलानी थे। कौन थे? जेबी कृपलानी। और जो अल्पसंख्यकों की उप समिति बनी थी उसके थे एचसी मुखर्जी। तो मनुष्य के जीवन के चतुर्विधिक विकास के लिए ये मूल अधिकार आवश्यक है, जैसे कि वो शारीरिक है, आर्थिक, सामाजिक और आध्यात्मिक, यानी कि इनको लेकर हमारे फंडामेंटल राइट्स जो है वो चतुर्विधिक विकास के लिए उनको डिस्क्राइब किया गया था हमारे संविधान में। मूल अधिकारों की विशेषताएं हैं कि आत्यंतिक नहीं है, राज्य द्वारा तार्किक प्रतिबंध इन पर लगाए जा सकते हैं, यानी कि हमारे कुछ राइट्स पर जो राज्य सरकार है वो प्रतिबंध पर रोक लगा सकती है। ये शाश्वत नहीं है, संविधान संशोधन द्वारा ये इनको कभी भी समाप्त किया जा सकता है, जैसे कि जो अनुच्छेद 31 था संपत्ति का अधिकार, ये 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा इसको समाप्त कर दिया गया था। कहने का मतलब यह है जो ये मूल अधिकार है ये शाश्वत नहीं है, आपातकाल के दौरान इनको निलंबित किया जा सकता है, जैसे कि इमरजेंसी लग जाती है तो वहां पर आपकी फंडामेंटल राइट्स खत्म हो जाएंगे। शायद 1-2 राइट्स रहते हैं जो इमरजेंसी के दौरान भी खत्म नहीं होते। वाद योग्य परिवर्तनीय, यानी कि उल्लंघन की दिशा में न्यायालय जा सकते हैं, यानी कि अगर आपके मूल राइट्स का कोई हनन कर रहा है तो आप कहाँ जा सकते हैं? आप हाई कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जो ये आर्टिकल 32 है इसको संरक्षण दिया गया। इसके अंदर क्या है कि आपको ये जो भी आपको ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल वाली फैसिलिटी होगी आपको इन्हें लेने से कोई नहीं रोक सकता। तो इसके बारे में अनुच्छेद 32 में इनका उल्लेख किया गया है और इसको सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आपको इनको संरक्षित भी किया गया है। सामान्य रूप से प्रकृति में ये नकारात्मक होते हैं, नकारात्मक में नेगेटिव होते हैं। इनकी भाषा में क्या होता है? नहीं का प्रयोग होता है। थोड़ा समझने की इसको कोशिश करना कि आपके मूल अधिकारों का कोई भी गलत प्रयोग नहीं कर सकता, छुआछूत के रूप में आपको कोई भेदभाव नहीं कर सकता। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? यहाँ पर आपको नेगेटिव वर्ड मिलेगा। तो ये एक तरीके से सामान्य रूप से प्रकृति में नेगेटिव है। राज्य की शक्तियों पर इन पर प्रतिबंध लगाते हैं, जो राज्य की शक्तियां इन पर प्रतिबंध लगा सकती है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये नेगेटिव कैसे, यानी कि इनकी जो लैंग्वेज में है नहीं का यूज होता है इसलिए नेगेटिव है। जैसे कि हमारे अधिकारों का हनन नहीं किया जा सकता, हमारी स्वतंत्रता नहीं, हमें बोलने से नहीं रोका जा सकता, तो वहां पर नहीं का प्रयोग हो रहा है इसलिए नकारात्मक है। मूल अधिकारों के संदर्भ में न्यायालय को अभिभावक और संरक्षण कहा गया। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स के जो गार्जियन और संरक्षक है वो कौन है? तो वो सुप्रीम कोर्ट है। मूल अधिकारों का वर्गीकरण ये कैसे है? इनकी प्रकृति, प्रतिबंध और किसको ये प्राप्त है। तो प्रतिबंध इसको कौन लगा सकता है? राज्य भी लगा सकता है और व्यक्ति प्लस ये राज्य पर भी लग सकते हैं। किसको प्राप्त है? केवल नागरिकों को। ये 15, 16 आर्टिकल अनुच्छेद 19, 20 और 30 जो फंडामेंटल राइट्स इसके अंदर डिस्क्राइब है ये केवल नागरिकता को प्राप्त है। 15 हमारा एक मूवी भी आई थी आर्टिकल 15, वो हमारी छुआछूत यानी कि जातिवाद को लेकर हमारा आर्टिकल उसमें डिस्क्राइब किया कि आप छुआछूत और जातिवाद को लेकर किसी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकते। नागरिक प्लस विदेशियों को जो दोनों प्राप्त हैं वो आर्टिकल 14 भी है, ये जो बाकी के आर्टिकल है ये हमारे नागरिक प्लस विदेशियों को भी प्राप्त है। 17 में हमारा ये 21 में हमारा इंडिपेंडेंट को लेकर है। इस तरीके से ये 25 को लेकर धार्मिक अनुसंधान वगैरह को लेकर है। तो ये हमारे जो नागरिक प्लस विदेशी को भी ये प्राप्त हैं, ये केवल नागरिकता को प्राप्त है। ये 15, 16, 19, 29 और 30 ये आर्टिकल जो है ये केवल हमें नागरिकता को ही प्राप्त है। संविधान सभा द्वारा जो प्रारंभ में आर्टिकल बनाए गए थे वो
मूल जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे वो 7 थे, लेकिन बाद में जो हमारा आर्टिकल 31 संपत्ति का अधिकार है 44वें अधिनियम द्वारा उसको हटा दिया गया था। तो वर्तमान में हमारे पास कितने हैं? वर्तमान में हमारे पास फंडामेंटल राइट 6 हैं। तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, जैसे कि भी यूपी पैट एग्जाम आने वाला है तो वनडे एग्जाम है, तो उसमें आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि भारत संविधान में वर्तमान में कितने मूल अधिकार है। तो वर्तमान में हमारे पास 6 मूल अधिकार है। सबसे पहला जो है वो समता का अधिकार है, वो आर्टिकल 14 से लेकर 20 तक डिस्क्राइब है। तो यानी कि आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक इसमें जो समता का अधिकार है, समानता का अधिकार है, वो 14 से लेकर 18 तक डिस्क्राइब है। स्वतंत्रता का अधिकार ये आर्टिकल 19 से लेकर 22 तक आपको डिस्क्राइब किया गया है। स्वतंत्रता मतलब आपको बोलने की आजादी, जीने की आजादी, ये सब आपके आर्टिकल 19 से लेकर 20 तक डिस्क्राइब किए गए हैं, स्वतंत्रता के अधिकार में आते हैं। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। यदि आपकी किसी शोषण का विरोध हो रहा है तो आप जो भी आर्टिकल है वो 23 और 24 में लिखा हुआ है। जैसे कि 23 में ये है कि आपको 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से बड़े कारखानों में काम नहीं कराना है। तो ये शोषण के अधिकार किसमें है? 23 से लेकर 24 तक डिस्क्राइब है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक डिस्क्राइब है। धार्मिक स्वतंत्रता मतलब कि आपको अपने धर्म का प्रचार करने और उनका अपने विचार रखने, अपनी मर्जी से, यानी अपने धर्म के प्रति जो भी आपकी श्रद्धा भावना है आप उसका पूर्ण रूप से पालन कर सकते हैं, और ये करने का आपको पूरा का पूरा अधिकार प्राप्त है। और ये जो अधिकार है अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक में धार्मिक स्वतंत्रता के जो अधिकार है वो डिस्क्राइब किए गए हैं। शिक्षा और संस्कृति संबंधी जो अधिकार है वो आपको 29 से लेकर 30 में देखने को मिलेंगे। संपत्ति का अधिकार जो 19 ये आर्टिकल 31 था, ये 44वां संशोधन हुआ था। उस टाइम पे जो प्रधानमंत्री थे वो मोरारजी देसाई होते थे, उनके द्वारा ये निरस्त किया गया था। तो 1978 में इनको निरस्त कर दिया गया था। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इसको हमने लास्ट स्लाइड में भी कवर किया था कि इसको उच्च न्यायालय का संरक्षण प्राप्त है। यानी कि आपको अगर कहीं किसी अस्पताल में आप जा रहे हो तो कोई डॉक्टर आपको देखने से मना नहीं कर सकता। तो ये हमारा जो अधिकार है ये आर्टिकल 32 के तहत आता है। तो जो हमारा संवैधानिक उपचार का अधिकार है ये आर्टिकल 32 में आता है। ये काफी मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। और अब हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। जो संपत्ति का अधिकार है ये अक्सर एग्जाम में आता है और यहीं से आपके 5-6 क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। जैसे कि संपत्ति का अधिकार जो निरस्त किया गया है भारत संविधान में, वो कौन से अनुच्छेद में था? अनुच्छेद 31 में था। किस संशोधन द्वारा इसको निरस्त किया गया है? तो वो संशोधन था 44वां। उस टाइम पर प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे। तो ये कब की बात है? ये 1978 की बात है। मोरारजी देसाई पर ही आपके 4 क्वेश्चन यही के यही फ्रेम हो जाएंगे कि ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे, यानी कि विधान कांग्रेस की, ये कांग्रेस के नहीं थे, ये पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे हमारे देश के। तो एक क्वेश्चन तो यही बन गया है इन्हीं पर। दूसरा क्वेश्चन ये बन गया इन पर कि जो निशाने पाकिस्तान है वो प्राप्त करने वाले केवल मोरारजी देसाई ही पहले भारतीय हैं। 2 क्वेश्चन ये बन गए यहाँ पर। तो इसी स्लाइड से जो संपत्ति का अधिकार से रिलेटेड आपके 7-8 क्वेश्चन यहीं से ही फ्रेम हो जाएंगे। इसको थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में संविधान जो अनुच्छेद 21A जोड़ा गया जो हमारी स्वतंत्रता को लेकर है। तो ये क्वेश्चन अगर पूछा जाता है कि 21A कब जोड़ा गया था, तो ये 2002 में 86वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। अब हम अनुच्छेद 12 में आ जाते हैं। जो राज्य की परिभाषा है केवल वो भाग 3 के लिए ही उपयोगी है। यानी कि जो हमारे मूल अधिकार 12 से स्टार्ट होते हैं, जो राज्य की परिभाषा है वो केवल 3 के लिए ही उपयोगी है। जैसे कि संघ सरकार, संघ सरकार में क्या होता है, जैसे कि आपने देखा होगा इसमें कार्यपालिका होती है, विधायिका होती है। कार्यपालिका जैसे कि संसद, जैसे कि राज्यसभा और लोकसभा, ये किसके पास, यानी कि ये क्या है, ये हमारे पार्ट है संघ सरकार के। ऐसे राज्य में होता है कार्यपालिका और विधायिका। कार्यपालिका स्थायी भी होगी और राजनीतिक भी होगी। स्थानीय सरकार कौन सी होती है हमारी? ये पंचायती राज वगैरह होते हैं। और अन्य ऐसा कोई भी व्यक्ति या संस्था जो राज्य जैसा कार्य करे या राज्य के लिए कार्य करे वो हमारे अन्य में आ जाते हैं। जैसे कि हमारी बड़ी बड़ी ये हमारे नवरत्न कंपनीज की BHEL, गेल, गैल, सेल, BSSI, ये सब क्या हैं? ये सब हमारे एक संस्था के रूप में हमारे देश का प्रतिनिधित्व कर रही है। तो ये अन्य भाग में आ गई। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना आपको ये सेशन कैसा लगा। नेक्स्ट लेक्चर देखने के लिए सब्सक्राइब करें ई लर्निंग स्कूल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।